अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम किसी भी प्लांट का सेल या टिश्यू उससे निकाल के एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में रख देते हैं और उससे पूरे का पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। तो जैसा कि हमारे पास कोई भी एक पौधा है, उसका हम एक टिश्यू निकाल लें और एक ऐसा मीडियम बना लें। मीडियम क्या होता है? जिसके अंदर हम वो तमाम की तमाम खुराक जो उसकी ज़रूरत है, जो प्लांट बॉडी जहाँ पे वो टिश्यू पहले से एक प्लांट में खड़ा है उसको मिल रही है, वो तमाम की तमाम खुराक हम इस एक बर्तन में, एक मीडियम में या एक पैट्री डिश में हम उसको दे दें तो हम उसको कहते हैं कल्चर मीडियम। अच्छा, ये टिश्यू हम यहाँ पे रख देते हैं और टिश्यू जो है पूरे का पूरा ये डेवलप हो जाता है प्लांट के अंदर। तो जिस तरह जहाँ से हमने ये टिश्यू लिया होता है जिस पौधे से, वैसे का वैसा पौधा बन जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। सादा अंदाज में हम किसी पौधे से टिश्यू लें और टिश्यू से हम पूरे का पूरा पौधा बना लें। हालांकि हम वहाँ से टिश्यू लें या सेल लें तो वहाँ से हम ये लेने के बाद पूरे का पूरा पौधा बना लें। इस टेक्निक का नाम है टिश्यू कल्चर। तो आइए ज़रा इसकी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डिफिनीशन है कि द टेक्निक इन विच सेल और टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड विद एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडिया टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अंडर स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशन इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। यानी कि हमारे पास ये जो हम टिश्यू वगैरह लेंगे तो इसको ये जो हम कल्चर मीडिया हम बनाते हैं, इसकी खुराक का बंदोबस्त करते हैं। इस मीडियम के दो नाम हैं, या तो इसको कल्चर मीडियम कह दो या इसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम भी कह सकते हो। आर्टिफिशियल मीन्स कि हम बना रहे हैं, प्लांट के अंदर जो उसको खुराक मिल रही है वो वाली नहीं है, बल्कि हमने खुद वो कंडीशन दी हुई है जो उसको प्लांट में मिल रही होती है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि अंडर स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशन। स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशन ये है कि ये जो कंडीशन है जहाँ पे हमने ये रखा हुआ है ये जर्म से पाक हो, यहाँ पे जरासीम वगैरह मौजूद ना हो, ना बैक्टीरिया हो, ना फंगस हो, क्योंकि ज़्यादातर खुराक ऐसा तो वो खा जाएंगे। तो इस तरह कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो कि जहाँ पे जर्म्स वगैरह हों। कंटामिनेशन कहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सब से फ्री हो। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज लिखे हुए हैं, अंडर स्टेराइल और एसेप्ट, दोनों का एक मतलब है। अब ज़रा डिफिनीशन को समझें कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक, द टेक्निक इन विच सेल और टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड विद एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडिया टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। उस टिश्यू से हम पूरे का पूरा पौधा बना लें और इससे क्या है कि अंडर स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशन। लेकिन एक चीज़ शर्त है कि कंडीशन जो हो वो जरासीम वगैरह से पाक हो। इसलिए हमने यही वाली टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफाइन कर ली हैं कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम क्या होता है। तो हमारे पास द मीडिया विच कंटेन ए प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो? न्यूट्रिएंट्स हों, विद द एडिशन ऑफ हार्मोन्स, और हार्मोन्स भी साथ हों। हार्मोन्स हमारे पास ग्रोथ रेगुलेटर्स होती हैं। जे देखें, हार्मोन्स से पहले जब हार्मोन्स नहीं होते तो वो ग्रोथ तो कर रहा होगा, प्लांट जो है उससे ना तो रूट्स का पता चलेगा ना शूट्स का पता चलेगा, वो ऐसे सेल्स उसके बेढंगे से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम हार्मोन्स डालेंगे तो उससे रूट्स और शूट्स निकलेंगे। तो हार्मोन्स भी, न्यूट्रिएंट के साथ साथ हार्मोन भी ज़रूरी हैं। इसलिए हमने कहा है कि हार्मोन्स ऑन विच पर्टिकुलर प्लांट और टिश्यू कैन बी कल्चर्ड, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों और हार्मोन्स भी मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया और न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। इसके बाद हमारे पास है कि एसेप्टिक कंडीशन इस डिफिनीशन में इस्तेमाल हुआ है, या हमारे पास जो है स्टेराइल कंडीशन। तो उसका क्या मतलब है? तो जर्म फ्री, द जर्म एंड कंटामिनेशन फ्री। जर्म का मतलब जरासीम है, बैक्टीरिया, फंगस, बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर्स वगैरह। और कंटामिनेशन कहते हैं ये जो आलूदगी वगैरह होती है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है डस्ट पार्टिकल वगैरह मौजूद हो, तो वो डस्ट पार्टिकल्स भी ये कहता है ना हो। तो इसलिए ऐसी कंडीशन जिसमें ना तो यहाँ पे जर्म्स हो और ना ही यहाँ पर कोई कंटामिनेशन हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशन। अब प्लांट टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। वो मटेरियल हमारे पास कौन से हो सकते हैं? तो वो इसके लिए हेडिंग्स लिखी हुई है, अपरेटस,
या मटेरियल। याद रखें बुक के अंदर जस्ट इसके नाम है, और जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इन नाम के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इनका काम क्या है। सबसे पहला जो अपरेटस या हमारे पास मटेरियल लिखा हुआ है वो है सेल कल्चर हुड या लैमिनार फ्लो हुड। ये क्या होती हैं? ये एक जो है ग्लास का बना हुआ या शीशे का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एक पंखा लगा होता है, एक पंखा लगा होता है, और दूसरा जो है दो लाइट्स होती हैं। एक हमारे पास सिंपल ऑर्डिनरी लाइट होती है जिस तरह एनर्जी सेवर वगैरह होता है, दूसरी जो होती है वो हमारे पास यूवी रेडिएशन वाली लाइट होती है। जब हम यहाँ पे सैंपल रखते हैं तो सैंपल रखने से पहले, जैसा कि हमने कहा कि हम प्लांट का टिश्यू लेंगे, अब हो सकता है कि वो टिश्यू के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लगी हो, कोई ना कोई जो है वो बैक्टीरिया वगैरह पहले से अटैच है, तो हम इस डर से बचने के लिए हम सबसे पहले उसको लैमिनार फ्लो हुड या सेल कल्चर हुड में रखते हैं। यहाँ पे जब हम रखते हैं तो लाइट जलाते हैं और पंखा चला देते हैं। पंखे के ज़रिए जितने भी जरासीम होते हैं वो यहाँ से उड़ जाते हैं। अब इसके बाद फिर भी अगर कोई भी ऐसा पैथोजन है जो अभी अटैच है तो हम यूवी रेडिएशंस वाली लाइट जला के हम उस कमरे से आउट हो जाती हैं। इसके लिए अलहदा कमरा होता है, अलहदा रूम होता है। क्यों अलहदा रूम होता है? क्योंकि इसके अंदर यूवी रेडिएशन होती हैं, और यूवी रेडिएशन जो है वो कैंसर काज कर सकते हैं, म्यूटेशन काज कर सकते हैं, इस वजह से इसका अलहदा रूम होता है। इसका एक टाइम फिक्स होता है, उसके बाद हम फिर वापस रूम में आ जाते हैं और फिर अपना जो सैंपल हमने रखा हुआ है, वो जो टिश्यू हमने काट के रखा हुआ है कि जिससे हम पूरा प्लांट बनाना चाहते हैं, उसको हम अब निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इनक्यूबेटर। व्हाट इज मीन्ड बाय इनक्यूबेटर? इनक्यूबेटर जो होता है ये ख़ास टेम्परेचर देता है, कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहा होता है किसी भी सैंपल को। चाहे वो अब ये वाला टिश्यू जो है जिससे हमने पूरा पौधा उगाना है, अब इसको हम चाहे तो उसमें रख दें इनक्यूबेटर के अंदर, या कोई और कल्चर मीडियम है उसको भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमिड CO2 इज रिकमेंडेड। ह्यूमिडिटी का होना लाजमी है। फ़र्ज़ करें कि ये इनक्यूबेटर है, इस इनक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे ये टिश्यू मौजूद है जिसको हमने कल्चर करना है। अब इसको हमने एक ख़ास टेम्परेचर पे रखा हुआ है। जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो है वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से इसके अंदर जो फ्लूइड है, सेल्स के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो यहाँ से निकलना चाहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे इसके अंदर तो इससे क्या होगा कि यहाँ से चूँकि वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाएगा, तो जब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी तो अंदर से बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। चूँकि आप जानते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन चीज़ें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ जाती हैं। जब बाहर जो है ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होगी तो इधर से बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास ह्यूमिडिटी का होना ज़रूरी है। CO2 का क्या मतलब है? यहाँ पर जो है कंडीशन जो है वो इसकी जो pH है वो मेंटेन रखने के लिए, हाई pH ना हो जाए उसको लो करने के लिए, साथ जो है ह्यूमिडिटी के साथ CO2 भी। कहते हैं कि ऐसा इनक्यूबेटर हो जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हो, CO2 भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या है? ये एक हमारे पास लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके अंदर पानी भरा होता है। इसके अंदर हम यहाँ पे सैंपल रखते हैं और लंबे अरसे तक ये जो है इस सैंपल का टेम्परेचर बिल्कुल बरकरार रखता है। ये जो हमने टिश्यू वगैरह रखा है ये लंबे अरसे तक जो है कई जो है वीक्स तक इसमें पड़ा रहेगा और इसके टेम्परेचर में मामूली सा भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं वाटर बाथ। आप ये ना समझिए कि वाटर बाथ नहाने वाला कोई टब वगैरह है, ऐसी बात नहीं है। ये एक सिलेंडर किस्म का होता है और इसके अंदर जो है वो हम चीज़ें रख देते हैं और वो लंबे अरसे तक यहाँ पे सेफ रहती है, एक ही टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में मामूली सा भी फ़र्क नहीं आता। इसके बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूज है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं और उनको हमने अलग-अलग करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं। आप इसके लिए मेरा जो पीछे वाला लेक्चर है सेंट्रीफ्यूगेशन वो भी सुन सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो वैसे सेंट्रीफ्यूज का यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी जो है सैंपल को उसके पार्ट्स अलग-अलग करने तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और ये जो मशीन यूज़ होती है इसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसके अलावा हमारे पास रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र है। ये रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र जो है ऐसे हों जिनका टेम्परेचर -20 सेंटीग्रेड। बाज़ औक़ात हमें सैंपल जो है वो
कम टेम्परेचर पे रखने पड़ते हैं ताकि जो है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो है डिफरेंट जो है एंजाइम्स वगैरह जो हैं ये आ जाते हैं, ये फिर या दूसरे जो हमारे पास हैं पैथोजेंस वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनके जो अपने अंदर एंजाइम होते हैं वो जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो हम कम टेम्परेचर रखते हैं ताकि उनके जो एंजाइम्स हैं वो सही तौर पर वर्क ना करें और वो पैथोजिन जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया फंजाई वगैरह है वो इसको डिकम्पोज ना करे। इसलिए तो हम अपनी जो खुराक वगैरह है उसको फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देते हैं और बड़े अरसे तक, लंबे अरसे तक जो है वो खुराक पड़ी रहती है। हालांकि उसकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है लेकिन स्लो हो रही होती है, उसके एंजाइम उस टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर रहे होते। तो इसके बाद हमारे पास है सेल काउंटर। अच्छा भी हमने कल्चर मीडियम में रखा हुआ है कोई भी टिश्यू और कुछ अर्से बाद हम चेक करना चाहते हैं कि यार इसमें कोई ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या इसकी ग्रोथ हो रही है, सेल की तादाद बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो हम एक मशीन होती है जिसका नाम है सेल काउंटर। सेल काउंटर के अंदर यहाँ पे हम इसमें रखेंगे, एक चैम्बर होता है, ये हम टिश्यू रख देंगे और इसके बाद यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा कि हमारे पास कितने सेल्स हैं। फर्ज करें कि हमने पहले 100 सेल स्ट्रक्चर हमने रखा था, तो हो सकता है कि अब जो है ये 500 पर मुश्तमिल हो, तो हम समझ जाएंगे कि ठीक है हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यहाँ पे यूज, इन्वर्टेड माइक्रो, एक होती है नॉर्मल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप हमने माइक्रोस्कोपी वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है आई पीस हमेशा ऊपर होता है, नीचे हमारे पास जो है स्टेज लेंसेज या ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती हैं, उसके बाद हमारा स्पेसिमन पड़ा होता है। लाइट का सोर्स हमेशा नीचे से आता है, लेकिन इन्वर्टेड का मतलब यह है कि इसका उलट है, लाइट का सोर्स ऊपर से होगा, आई पीस भी नीचे लगे होंगे, हमारा जो एक स्पेसिमन होगा वो ऊपर पड़ा होगा। तो इसके अंदर एक कैमरा भी फिट होता है। डिफरेंट किस्म की एडवांस इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप आ गए और ये खसूसन इसी में यूज़ होते हैं। और ये क्यों यहाँ पे दूसरी क्यों यूज़ नहीं होती, इसलिए ये वाली यूज़ होती है ताकि हम अपने सैंपल को हर तरफ से देख लें, नीचे से भी देख लें, इधर से भी हर तरफ से देख लें। इसके अलावा हमारे पास है लिक्विड नाइट्रोजन। बाज़ ऐसी होती हैं जिनको हमने कई अरसे तक जो है उन टिश्यूज़ को या उन सैंपल्स को हमने रखना होता है। ऐसे टेम्परेचर हमें चाहिए जिसके ऊपर एंजाइम बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल फंक्शन ना करें, और हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारे सेल्स हैं या किसी भी लिविंग सिस्टम के सेल्स हैं, ये इनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टॉप हो जाए, लेकिन इसके अंदर जो है क्रिस्टल्स वगैरह आइस के ना बने। तो इसके लिए जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो है लिक्विड नाइट्रोजन। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन इस प्रोसेस को भी कहते हैं। तो क्रायो का मतलब होता है फ्रीजिंग और प्रिजर्वेशन आप जानते हैं कि हिफाजत करना, इसको रख देना, प्रिजर्व कर देना। तो हम इसको लंबे अरसे तक विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन हम रख सकते हैं और इसके ऊपर इसका टेम्परेचर, सैंपल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, हमारे पास टेम्परेचर -79 तक चला जाता है। -79 इसका लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे पास ऑटोक्लेव होती है। अगर हमने कल्चर मीडियम बनाना है, हमने अभी बात की, तो हो सकता है हमने खुराक उसमें डाली है तो वो ख़राब हो जाए, उसके अंदर कोई मटीरियल ऐसा आ जाए, तो उसको कल्चर मीडियम को हम एक इसके अंदर ऑटोक्लेव मशीन होती है उसके अंदर हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम रखते हैं तो इसके अंदर जो है इसकी स्टीरिलाइजेशन होती है, इसकी सफाई होती है, इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ये उसको मार दे। इसमें वेट कंडीशन होती है, इसके अंदर स्टीम बनती है और स्टीम इतनी तेज़ होती है कि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर मौजूद है इस कल्चर मीडियम में, या इसका कोई स्पोर मौजूद है, तो ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, उसके अंदर घुस जाएगी, उसकी बॉडी को फाड़ देगी। तो ये इसका ये फ़ायदा है। ऑटोक्लेव जो है इसमें हम कल्चर मीडियम बनाते हैं और कल्चर मीडियम में अगर कोई बैक्टीरिया, फंजाई, उसको कोई स्पोर है तो इसमें इतनी स्टीम बनती है, इतनी भाप बनती है, टेम्परेचर ऐसा होता है कि उसमें भाप जो बनती है वो बिल्कुल इसको क्या कर देती है, बैक्टीरिया को या उसके स्पोर्स को किल कर देती है। इसके ये था हमारे पास अपरेटस। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। ये ऑपरेटर्स के बारे में बात करना ज़रूरी था ताकि आपको पता तो हो कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए हैं और किस तरह ये यूज़ होती हैं, इनका फंक्शन क्या है। इसके बाद हमारे पास है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्लांट ढूंढना है जिस प्लांट को, जो हमारा आइडियल प्लांट है, ऐसा प्लांट जिसका टिश्यू हम काटना चाहते हैं, उसका टिश्यू हम काट के उससे उसी तरह का नया पौधा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का क्या मतलब है, जिस पौधे को
फ़र्ज़ करें कि ये एक पौधा है, ये मुझे बड़ा खुश है, मैं मुझे पसंद है और मैं इसका कोई सा भी हिस्सा क्या करना चाहता हूँ, इससे काटना चाहता हूँ और इसको कल्चर मीडियम में डालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो वाला हिस्सा पसंद है, फ़र्ज़ करें ये वाला हिस्सा मुझे पसंद है या ये वाला हिस्सा मैंने काटना है, मैंने इरादा रखा हुआ है, तो इस हिस्से का नाम बस क्या हो जाएगा, एक्सप्लांट। प्लांट का वो हिस्सा जिसको आप कल्चर करना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लांट कहेंगे। अभी आपके सामने एक पौधा हो और आप कहेंगे मुझे इसका ये वाला हिस्सा कल्चर करना है, तो उस हिस्से का नाम क्या होगा, एक्सप्लांट होगा। अब एक्सप्लांट जो चुनना है, तो ये आपने कैसे चुनना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्लांट होना चाहिए ये हेल्थी होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, और इसको हम हेल्थी मदर प्लांट से लें, हेल्थी मदर प्लांट। तो इससे साबित हुआ कि हमारे पास बाकी ये वाला जो पौधा होगा, दिस इज कॉल्ड एज मदर प्लांट। ये हमारे पास मदर प्लांट है। और ये हमारे पास, अगर हम कहें कि कौन सा अच्छे वाला पार्ट है, लीफ वाला है या स्टेम हम लें या कौन सा अच्छा लें, तो कहते हैं कि अगर एक्सिलरी बड लें, अगर हम एक्सिलरी बड लें तो ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा हमारे पास कौन सा है, एपिकल बड है। एपिकल बड ही क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि एपिकल बड के अंदर बहुत ज़्यादा, ये हम यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाले लीव्स होते हैं, यहाँ पर ये एपेक्स होती है और इसको एपिकल बड बोलती हैं। यहाँ पर ये वाले लीफ के एक्सिल में जो बड निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। वैसे कोई सा भी बड लिया जा सकता है, कोई सा भी हिस्सा लिया जाता है, लेकिन ये वाली दो, एक्सिलरी बड और एपिकल बड, ये बहुत अच्छी है। एपिकल बड सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या फंक्शन है, रैपिड सेल डिवीजन करना, और हमें तो ऐसा ही एक्सप्लांट चाहिए। बहरहाल हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है एपिकल बड और एक्सिलरी बड, और ख़ुसूसन एपिकल बड ज़्यादा लिया जाता है। चलो हमने चुन लिया कि हमारे पास एक्सप्लांट ये है, इसको हमने कल्चर करना है। अभी हमने इसको उतारना नहीं है, हमने काटना नहीं है, हमने क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ एक्सप्लांट। दूसरा स्टेप है कि हमने उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने का क्या मतलब है, हमने उसको, हो सकता है उसके ऊपर कोई जर्म्स वगैरह हो, तो हमने उसके ऊपर फंजाइसाइड्स, फंजीसाइडल और पेस्टिसाइडल स्प्रे करना है। पेस्टिसाइडल, ये दोनों जो हैं, ये हमने, ये ख़ास किस्म के स्प्रे होते हैं, और ये वाले स्प्रे जो हैं, ये फंजीसाइड फंजाई के स्पोर्स और फंजाई के लिए, और पेस्टिसाइड्स ये जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंडे वगैरह वहाँ पर मौजूद है। तो हो सकता है कि हम काट के इसको कल्चर मीडियम में रखें और वहाँ भी ये है चौके, वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते रहें। तो इस तरह हम ये दो करेंगे। इसके अलावा हम लास्ट पे इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल से, इथेनॉल अभी ये इसी प्लांट के ऊपर खड़ा है, हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे और इथेनॉल भी डालेंगे। इथेनॉल का क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी टिल लाइविंग जर्म है तो वो भी क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। टिल लाइविंग जर्म का क्या है कि अभी भी जो फंजीसाइडल से नहीं मरे, पेस्टिसाइडल से नहीं मरे, तो इथेनॉल से वो मर जाएंगे। इसके अलावा वो ब्लेड वगैरह, वो जो ब्लेड वगैरह है उसको भी हम इसके साथ जो है वो स्टीरिलाइज करेंगे। ब्लेड वगैरह जो है जिसके ज़रिए हमने इसको काटना है, तो ब्लेड के साथ भी ऐसे ही करेंगे, ये स्प्रे भी डालेंगे, ये भी डालेंगे और इथेनॉल भी डालेंगे। तो ये था हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ एक्सप्लांट। अब हमने इसको काट दिया है इसके थ्रू, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी खुराक का बंदोबस्त करेंगे कि इसकी खुराक कौन सी होनी चाहिए। अब खुराक के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, मीडिया या कल्चर मीडिया। तो ये जो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मीडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कल्चर मीडिया, हर स्पीशी का अपना अपना कल्चर मीडियम होता है, स्पेसिफिक होता है। जिस तरह हर एक जानदार के लिए अपनी आइडियल खुराक होती है, बाज़ जो हर्बीवोर्स होते हैं, बाज़ कार्निवोर्स होते हैं, इसी तरह स्पीशीज़ के अंदर भी ख़ास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आइडियल होती हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये लें? अगर प्रीवियसली उनके ऊपर वर्क किया जा चुका है उस प्लांट के ऊपर, तो हम वहाँ से प्रीवियस रिसर्च उठा लेंगे और हम वहाँ से स्टडी कर लेंगे कि कौन सा कल्चर मीडियम इसके लिए सही है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्पीशीज़ के अंदर थोड़ा बहुत इख्तिलाफ आ जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट। जिस तरह हम कहते हैं कि शुगर केन की ये फ़लाँ वैरायटी है, ये फ़लाँ वैरायटी है, तो विद इन द स्पीशी जब वेरिएशन आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, तो हम कल्टिवार बोलते हैं। अगर कोई ऐसी वैरायटी कहते हैं, वैरायटी के अंदर फिर कल्टिवार आ जाती हैं, तो अगर कोई भी ऐसी वैरायटी आ जाए तो वहाँ पे हम
बहुत सारी कल्चर मीडियम बना लेंगे और उसके अंदर थोड़ी बहुत, बाज में डेक्सट्रोज ज़्यादा, बाज में डेक्सट्रोज कम, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम ज़्यादा करते जाएंगे और एक रूम के अंदर सारे कल्चर मीडियम बना लेंगे और उसके ऊपर लेबल कर देंगे कि इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा, ये चीज़ कम है। हम अंदाजे के मुताबिक हम उसके ऊपर वहाँ पे डालते जाएंगे एक्सप्लांट, जहाँ पे वो अच्छा ग्रो करेगा तो हम उसको आइडियल मान लेंगे। तो इस तरह इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर के ज़रिए हम इसको वो कल्चर मीडियम बना लेंगे। पहली बात यह है कि हम अगर पहले से मौजूद हमें मिल जाए कहीं कोई रिसर्च पेपर या कुछ भी जहाँ पे जो है ये कल्चर मीडियम के बारे में लिखा हुआ है तो हम वहीं कल्चर मीडियम बना लेंगे। अगर उससे काम ना चले, थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, तो हम इस तरीके से ट्रायल एंड एरर से वो कर सकती हैं। जब ये मीडियम, अच्छा हाँ, इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है कल्चर मीडियम लिक्विड फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं ब्रोथ। अगर लिक्विड जो हमारे पास कल्चर मीडियम है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको ब्रॉथ बोलते हैं। अगर वो हमारे पास लिक्विड मीडियम में नहीं है, वो हमारे पास सेमी सॉलिड है, अगर वो हमारे पास सेमी सॉलिड है तो सेमी सॉलिड को हम एगार बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्म के न्यूट्रिएंट मीडियम भी आ गए। ये दो किस्म के न्यूट्रिएंट मीडियम हमारे पास यूज़ होते हैं। लिक्विड फॉर्म में हो तो हम इसको, ये डिपेंड करता है प्लांट की जो है स्पीशी के ऊपर कि वो उसकी नीड क्या है, उसको ब्राथ चाहिए या एगार चाहिए। इसके बाद हमारे पास है इनाकुलेशन। इनाकुलेशन क्या है कि जब हम यहाँ से हमने काटा हुआ है और जहाँ पे हम कल्चर मीडियम के अंदर, कल्चर मीडियम हमारे पास बना हुआ है, उसके अंदर जब हम अपना ये डाल देते हैं एक्सप्लांट, इसके ऊपर रख देते हैं, तो इस रखने के प्रोसेस, ये कल्चर मीडियम है, इसके ऊपर हमने अपना जो है सैंपल या हमने अपना एक्सप्लांट रख दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज इनाकुलेशन। द अराइवल, आप लिख सकते हैं, द अराइवल ऑफ एक्सप्लांट ऑन कल्चर मीडियम इज कॉल्ड एज इनाकुलेशन। द अराइवल ऑफ एक्सप्लांट ऑन कल्चर मीडियम इज कॉल्ड एज इनाकुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा हुआ है, ड्रा किया हुआ है। हम एक्सिलरी बर्ड लें या यहाँ से हम एपिकल बर्ड लें, जो भी हम लें, एपिकल बर्ड लें या तो ज़्यादा बेहतर हमारे पास एक्सिलरी बर्ड है। ये मैंने इसको बड़ा करके दिखाया, तो ये हमारे पास एक्सप्लांट हमने अलहदा कर लिया। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले स्प्रे वगैरह करेंगे, हमने बस इसको अलहदा कर दिया। सब कुछ करने के बाद हमने यहाँ पे कल्चर मीडियम भी बना लिया। वो कल्चर मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, सेमी लिक्विड, यानी ब्राथ और एगार दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पे हमने फिर रख दिया, तो इसको हम कहते हैं इनाकुलेशन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। बहरहाल इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये 4 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। हेडिंग नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट का मतलब ये है कि जब एक्सप्लांट हमने कल्चर मीडियम में रख दिया, जिसको हमने इनाकुलेशन का नाम दिया है, अब यहाँ पे कल्चर मीडियम में वो जो हमारे पास एक्सप्लांट है उसके सेल्स क्या करेंगे? ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स। जब ये ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स को करेंगे तो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या करेंगे? जाहिर सी बात है सेल डिवीजन करेंगे, और सेल डिवीजन जब करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट। अब इसके सेल दुगने हो जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट। यानी कि इनाकुलेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे, इसके लिए हम हेडिंग जो हमने चॉइस की है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट की है। इसके अलावा 6ठे नंबर पे हमारे पास एक और हेडिंग है, उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ कैलस। डेवलपमेंट ऑफ कैलस का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, जब यहाँ पे हमारे पास सेल बहुत ज़्यादा होते जाएंगे तो एक बेढंगा सा स्ट्रक्चर बना देती हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये क्या चीज़ मौजूद है। इसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैलस।
कि अभी ना तो इससे नहीं पता क्या बला बन गई है, हम तो अपना प्लांट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये क्या बन गई है, ये हमारे पास कैलस बन गया है। तो इसके लिए डिफिनीशन क्या है, द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैलस। ये कैलस क्यों बना? कैलस के लिए हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो अप्लाई किए गए हैं, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ऑक्स का मतलब है ऑक्सीन और साइटो का मतलब होता है साइटोकाइनिन। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, साइटोकाइनिन। इसकी जब रेशियो 1:1 होती है, 50-50% हम डालते हैं, तो 50-50% डालने से हमेशा कैलस बनता है। अगर आप चाहें कि मुझे बहुत ज़्यादा कैलस चाहिए, अभी मैं मुकम्मल प्लान नहीं बनाना चाहता, तो अगर आप इसी कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन 50-50% रखेंगे तो आपके पास बहुत सारे इस तरह के कैलस आ जाएंगे। एक इधर बना है, साथ में ये दूसरा बन जाएगा, तीसरा, इस तरह आपका पूरा जो लेबॉर्ट्री का रूम है वो भर जाएगा कैलस से। अगर आपने रेशियो, अब डिपेंड करता है कि आप रेशियो को बढ़ाते कम करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पे रेशियो अगर आप यहीं रखेंगे तो कैलस बनता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 7वां। अब इसके बाद क्या होगा, कैलस आपने बना लिया, इसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट। डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट। अब डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट का क्या मतलब है? हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट का मतलब ये है, प्लांटलेट हमारे पास वो होती है जो पहला प्लांट बनता है, उसकी रूट्स भी हों और उसकी जो है शूट्स भी हों। तो ये हमारे पास प्लांटलेट, दिस इज कॉल्ड एज प्लांटलेट। अब ये यहाँ पे कैसे बनाई जाएगी? प्लांटलेट में शूट भी होती है, रूट्स भी होती है। तो जब हमने ये डेवलप करनी है तो इसके अंदर हम पहले कहते हैं कि रूट कैसे बनेगी, रूटिंग। इसको मैं ए का नाम देता हूं। ये रूटिंग कैसे होगी? रूटिंग करने के लिए यहाँ पे इसी कल्चर मीडियम में, या हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे फ्लास्क ले लेंगे और फ्लास्क के अंदर हम इसको डाल देंगे, इसी कैलस को, और यहाँ पे हम इस कल्चर मीडियम में क्या प्रोवाइड करते जाएंगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा देंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, साइटोकाइनिन कम होगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देंगे। जब ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे तो ऑक्सीजन जो है रूट्स फॉर्मेशन करवाएगा, इधर से रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि अब शूट भी बनानी है, तो बी में हम लिख सकते हैं शूटिंग। ये वो वाला शूटिंग नहीं है, ये शूट करने वाला शूटिंग नहीं है, ये प्लांट्स की शूट्स हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे शूट्स कब बनेंगी? जब अब की बार जब रूट्स बन गई हैं तो अब हमने धीरे धीरे ऑक्सीजन की बजाय साइटोकाइनिन की रेशियो बढ़ा देनी है। साइटोकाइनिन की रेशियो बहुत ज़्यादा कर देनी है। जब बहुत ज़्यादा करेंगे और ऑक्सीजन की कम करेंगे, ये कम होती जाएगी, तो इस तरह हमारे पास जो है वो रूट्स की बजाय अब शूट की फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी। जब याद रखें, रूटिंग में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, साइटोकाइनिन की कम होती है, और जो है हमारे पास शूटिंग में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन की कम होती है। तो इस तरह हमारे पास पूरे का पूरा जो है प्लांटलेट तैयार हो गया। अब इस प्लांटलेट को हमने एनवायरनमेंट में लाना है। बस बहुत हो गया भाई, हमने इसकी बहुत ज़्यादा नखरे झील ली हैं, अब इसको बाहर निकालना है। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से इस फ्लास्क से निकालते हैं और सीधा इसको ले जाते हैं किधर, इसको साइल के अंदर, तो पता है ये मर जाएगा। अगर हम शेर को भी अपने पास उसको पालें, उसके पास उसको अपने घर में पेट रखें, तो इससे उसको हम जब मुंह में जो है उसको गोश्त के टुकड़े देते रहेंगे और एक दिन हम उसको जंगल में छोड़ आएंगे, तो इससे जंगल वाले गीदड़ जो हैं वो भी इसको डराएंगे तो ये डर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस शेर को क्या करेंगे, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता शिकार का आदी करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो ये प्लांटलेट है, इसके तो हमने बहुत ज़्यादा नखरे बर्दाश्त किए हुए हैं, सुक्रोज वगैरह सब कुछ हमने इसको दी हुई है, तो अब इसको बाहर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। और इसकी एक दूसरी रीज़न भी है। अच्छा, इस बाहर आराम से निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्लिमाटाइजेशन। ये हमारे पास 8वीं हेडिंग है। एक्लिमाटाइजेशन हमारे पास क्या है कि जब हम आराम से उसके टेम्परेचर में, उसकी खुराक में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाते हैं, तो इसको एक्लिमाटाइजेशन 2 वजूहात की बिना पर होती है। एक हमारे पास ये कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वो पुअर होता है, अभी सही तौर पर नहीं बना होता। दूसरा, नो क्यूटिकल,
ये दो बड़ी वजूहत हैं। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो फोटोसिंथेटिक सही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जब क्यूटिकल सही नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि उसका क्यूटिकल का क्या फंक्शन है कि ट्रांसपिरेशन को रोकती है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन को, तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम एक ऐसी जगह पे इसको रखेंगे जहाँ पर जो है हम इसको खुराक भी देते जाएं। कौन सी खुराक? सुक्रोज देते जाएंगे। और इसके अलावा इसके इसी जो है जार के अंदर या जिसके अंदर भी हमने रखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको ह्यूमिडिटी भी बढ़ाते जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन बाहर कम होगी, चूँकि बाहर जो है वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो लीव्स, इनके जो छोटे छोटे लीव्स हैं प्लांटलेट के, उससे वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास एक्लिमेटाइजेशन हो गई। इसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इसको हम कहते हैं डी फ्लास्किंग। डी फ्लास्किंग जहाँ पे भी हमने रखा हुआ है, इसको हम डीफ्लास्किंग करेंगे। मतलब फ्लास्क वगैरह से निकाल के हम इसको सॉइल में या ग्रीन हाउस में या किधर भी लगा देंगे, और इससे जो है वो पूरा का पूरा पौधा अब डेवलप हो जाएगा। तो ये था हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चर, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।